सवाल आपका बहुत अहम सवाल है जी बहुत ही महत्वपूर्ण है जी जी क्योंकि मेरा करियर जो है 3 कॉन्टिनेंट्स पे रहा है बॉलीवुड हॉलीवुड इटली और किस तरह एक एक्टर अपने आप को 3 कॉन्टिनेंट्स में जीवित रखता है ताकि लोग उसे भूले ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उन दिनों में न इंटरनेट था न सोशल मीडिया था और लोगों के जहन में रहना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने मैनेज किया। हालांकि मैं हिंदुस्तान से 25 साल बाहर रहा क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर बाहर ही रहा, फिर भी मैं यहाँ हमेशा कुछ न कुछ करने आता था, चाहे नेशनल फिल्म फेस्टिवल की प्रेजेंटेशन के लिए या बड़े नेशनल इवेंट्स को कंपेयर करने के लिए या बीच में जैसे मैं आया खून भरी मांग करने के लिए, यलगार करने के लिए, तो कुछ न कुछ करता रहता था और इंटरव्यूज प्रेस के साथ किया करता था। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, लोग आपको उन बातों से याद रखते हैं जो वो चीज़ें जिन्होंने उनकी दिल छू ली, और हर 4-5 साल चाहे थिएटर में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे टेलीविज़न पे हो, क्योंकि कई टेलीविज़न प्रोग्राम भी मैंने किए थे, डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी की थी, वॉइस ओवर्स भी किए थे, मोटिवेशनल स्पीकिंग भी की थी। तो ये बातें एक एक्टर का ब्रांड बन जाती हैं, और असली बात यह है कि मेरा जो ब्रांड है अलग मुल्कों में अलग अलग है जी। जब भी मुझे कहीं दुनिया में लोग मुझे मिलते हैं, मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि अगर वो कहते हैं इंडिया से आए हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि वो ज़्यादातर मुझे बॉलीवुड फिल्म से जानते हैं या चंद हॉलीवुड फिल्म जो है यहाँ पहुँची हैं या सीरीज। अमेरिका में तो मैं जानता हूँ, ठीक है, ये मुझे जेम्स बॉन्ड फिल्म से जानते हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल से जानते हैं, हाईलैंडर से जानते हैं, मैग्नम पीआई से जानते हैं, जितनी सीरीज मैंने अमेरिका में की। और इटली से आते हैं तो मैं जानता हूँ कि सैंडोकैन सीरीज की वजह से जानते हैं, और बाकी जो सीरीज मैंने की हैं। सोचा जाए, अगर शायद आपको आश्चर्य हो कि अगर मैं अपने करियर के बारे में सोचूं तो शायद 25% मेरा काम बॉलीवुड में हुआ है, 25% अमेरिका में हुआ है, 50% इटली में हुआ है। उन्होंने अभी 10 साल पहले मुझे अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, कैवलियर है, जिसका मतलब जैसे नाइट होता है इंग्लैंड में, लाइक ए नाइटहुड। क्योंकि मैंने इतना काम किया है इटालियन सीरीज में कि इटली का बच्चा मुझे जानता है। तो ये आसान नहीं रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना नाम जीवित रखा है। और ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं, मैंने तेलुगु फिल्म्स किए हैं, कन्नड़ा फिल्म्स किए हैं, पंजाबी फिल्म्स किए हैं, तो इट्स नॉट जस्ट इंटरनेशनल बट इंट्रानेशनल ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसा कि कहा कि 25 साल मैंने भारतीय फिल्मों को दिया, 25 साल नहीं, 25%। तो इन तीनों चीज़ों को संभालना कितना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप बाहर चले गए थे जी, और वहाँ से लोगों से कैसे जुड़ते थे कि आपको यहाँ का भी काम मिल जाए। आपको ये रहता होगा कि मैं यहाँ भारत का भी काम ले लूँ और वहाँ भी बना रहा हूँ। इन जुड़ाव के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय तो
शायद मेरे ख्याल से कि इंटरनेट तो था नहीं, बिल्कुल नहीं था, मगर फोन भी शायद इतना लचर था। फोन भी यहाँ से कॉल की बुकिंग करनी पड़ती बिल्कुल थी। बिल्कुल रंग कॉल हुआ करते थे। हाँ, बीच में हर 3 मिनट पूछते थे यू वांट टू कंटिन्यू। अब देखिए ना, मैं मैग्नम पीआई की शूटिंग कर रहा था हवाई में, होनोलुलु में, और टॉम सेलिक के साथ, और शूटिंग खत्म करके मैं होटल आया। वहाँ होटल की खिड़की से मैं समुद्र देख रहा था, समुद्र की लहरें और सन वाज सेटिंग, और कमरे में फोन बजा। तो मैंने फोन उठाया, राकेश रोशन मुझसे बात कर रहा था। ये कबीर, मैं बहुत अच्छी खबर है, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में हीरो लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा राकेश, बॉलीवुड में सारे हीरो स्ट्राइक कर रहे हैं क्या कि आप मुझे हवाई में बुला रहे हैं फिल्म करने के लिए? कहा नहीं, मेरी फिल्म ऐसी है जहां हीरो विलन बन जाता है और कोई हीरो करने को तैयार नहीं है, और अगर मैं किसी विलन को डाल दूं तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, तो तुम ही कर सकते हो कि तुम हीरो भी हो सकते हो और विलन भी हो सकते हो। तो मैंने सोचा यार, अब गुड्डू यहाँ से हवाई से इंडिया आना एक फिल्म के लिए, और आप तो 2 साल लगाएंगे। नहीं 2 महीने में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो बताओ हीरोइन कौन है? कहा रेखा। मैं कहा डन। उस वक्त रेखा बहुत जोरों में थी, शी वाज एट द हाइट ऑफ हर पावर। नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी वो उमराव जान, और वैसे भी खून भरी मांग के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड जीता था, और बहुत अच्छी फिल्में कर रही थी। शी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोइंस एट द टाइम। तो टू बी पेयर्ड विद रेखा, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, ना तो कर नहीं सकता। सो आई केम फॉर दैट, और 2 महीने तो नहीं, कुछ 8-10 महीने लग गए पिक्चर बनाने में। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ था और पिक्चर के लिए आया था, तो साथ साथ कुछ और भी पिक्चरें कर ली मैंने। तो इस तरह इंडिया के साथ रिश्ता जुड़ा रहा, और मुझे मौका मिला टू रीएस्टैब्लिश माय ब्रांड इन इंडिया। अच्छा, आपने काफ़ी सारे कलाकारों के साथ में काफ़ी सारी फिल्में की, मतलब हम उसको चुनिंदा भी कह सकते हैं। तो हाउ इज दैट यू शुड सिलेक्ट द फिल्म्स? दैट डिपेंड्स। कभी कभी पिक्चर अच्छी लगती है, कभी कभी रोल अच्छा लगता है, कभी कभी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वेरियस रीजंस। अब जब मैंने ताजमहल फिल्म, अकबर खान की ताजमहल फिल्म में शाहजहां का रोल अदा किया था, तो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, और रोल मुझे लगता है बहुत तारीफ रोल के लिए मिली, लेकिन पिक्चर नहीं चली। तो वो भी ऐसे हादसे हैं जो दुख देती हैं कि इतना अच्छा रोल किया मैंने और पिक्चर नहीं चली, लेकिन लोगों को मेरा किरदार याद रहा। और फिर ये भी डिपेंड करता है मैं कहाँ हूँ। अगर कोई, मैं हॉलीवुड में हूँ या इटली में हूँ और कोई मुझे यहाँ कोई छोटी फिल्म के लिए बुलाता है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, इट्स नॉट वर्थ माई कमिंग। अगर मैं यहाँ हूँ और उस पिक्चर में मुझे रोल बहुत अच्छा लगा तो शायद कर लूँ। तो आर्टिस्ट क्यों रोल लेता है, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप किस तरीके से चुनाव करते हैं? फिल्म में आपका स्पेस मिले, मतलब आपका अगर एक सीन आया है तो बहुत पावरफुल हो, या फिर करेक्ट काफी स्पेस आपको मिले कि भाई तीन सीन आ जाए? नहीं, भले ही हमें रोल में मेरे दिमाग में रोल में दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है गेस्ट रोल,
अगर गेस्ट रोल एक पावरफुल गेस्ट रोल है, चाहे उसमें 3, 4, 5 दिन का काम भी हो, जी तो आई विल डू अ गेस्ट रोल बिकॉज आई लाइक द रोल। वरना लंबी पिक्चर है तो मैं रोल देखकर करता हूं या सेटअप देखकर करता हूं कि जैसे खून भरी मांग, रेखा है, राकेश रोशन है, तो आई विल डू दोज फिल्म्स। जलगार जब मैंने की थी तो फिरोज खान ने कहा यू मस्ट डू दिस रोल, तो सिलेक्शन ऑफ रोल्स इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर दैट आई प्ले। आई थिंक महात्मा गांधी सत्यजीत रे के बाद में कबीर बेदी एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट थॉट कि महात्मा गांधी, सत्यजीत रे एंड कबीर बेदी? आई डोंट थिंक सो एनी अदर एक्टर कुड रीच अप टू दैट लेवल। Well, thank you for saying that. It's very kind of you. I do not equate myself to those great people like Mahatma Gandhi and Satyajit Ray, but I was certainly the first actor to go from Bollywood and make a career in Hollywood, Right. and stay in Hollywood, and become a big star in Europe. So I did that. I was a trailblazer. I paved the way for many Indian actors to go abroad. क्या उन दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉलीवुड में थी कि वो इंडियन एक्टर्स के लिए रोल नहीं लिखा करते थे। और कोई लाजमी तो है नहीं, हम अपनी फिल्मों में कितने रोल लिखते हैं अमेरिकन एक्टर्स के लिए, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त वेरी थ्रू आर्टिकल्स एंड इंटरव्यूज वहाँ जाके प्रोटेस्ट किया कि आपको ये आपकी फिल्में दुनिया भर में जाती हैं, यू शुड कास्ट एशियन एक्टर्स, यू शुड कास्ट इंडियन एक्टर्स। तो जो शोर हमने उन दिनों में मचाया उसका बेनिफिट आज के एक्टर्स को मिल रहा है, क्योंकि दे स्टार्टेड कास्टिंग देम इन मोर डाइवर्स रोल्स, एशियन एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स। So I'm glad I was able to pave the way for them. Even Priyanka Chopra said, he paved the way for us. She launched my book. Yeah, this one. ये मेरी इंग्लिश में बुक का टाइटल है स्टोरीज आई मस्ट टेल। Okay. स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। Right. हिंदी की ट्रांसलेशन कहीं अनकहीं। इसका मराठी एडिशन में रिलीज हुआ, इटालियन एडिशन में रिलीज हुआ। मराठी किसने किया सर? मराठी who translated? Marathi, I don't remember the. जो लेना। आप मराठी पढ़ती हैं? That's my mother tongue, sir. Oh, you must. I have presented the Marathi edition of my book. I'll present this book to you. Open the button. आजकल की फिल्में जैसे बन रही हैं, जी? आजकल की जो फिल्में बन रही हैं जैसे मैसेज टाइप की होती हैं, जैसे सीन को आप खुद समझें, एक सीन आ गया उसके बाद दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि दूसरा सीन आप खुद जानने की कोशिश करिए। उस पे आपका क्या कहना है? जैसे बहुत पहले लेंदी फिल्में होती थी, बड़ी बड़ी गाने होते थे, आजकल इतना शॉर्ट बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उस दौर की फिल्में अच्छी हुआ करती थी या आज के दौर की फिल्में अच्छी होती? देखिए, हर जमाने में अच्छी पिक्चरें बनती हैं और बुरी पिक्चरें बनती हैं। जब हम अतीत की बात सोचें तो हमें सिर्फ अच्छी पिक्चरें याद आती हैं। उसका ये मतलब नहीं कि उन जमानों में बुरी पिक्चरें नहीं बनती थी। आज की पिक्चर के बारे में हम सोचते हैं तो हमें अच्छी और बुरी पिक्चर दोनों याद आती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर ज़माने में बहुत अच्छी पिक्चरें बनी। आज से 10-20 साल बाद लोग कहेंगे क्या फिल्में बनाई थी आज इन दिनों में। तो अच्छी पिक्चरें हमेशा बनती रहती हैं। और मैं ये नहीं कह सकता कि पहले की पिक्चरें आज की पिक्चरों से बेहतर थी, क्योंकि आज भी कमाल की पिक्चरें बन रही हैं। तो एक उनका पुरानी पिक्चरों का एक चार्म है
जी। एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया है कि यह पिक्चर हमने बच्चों ने देखी थी, ये बड़े बड़े एक्टर्स ने हमें बहुत प्रभावित किया। लेकिन मेरा मानना है कि हर दशक में अच्छी पिक्चरें बनती हैं और नए हीरो आ जाते हैं, नई किस्म की फिल्में आती हैं और हर दशक अपना मोहरा छोड़ जाता है सबकी दिमाग और दिल पे। तो जब अच्छी बुरी पिक्चरें हमेशा बनती रहेंगी। जी। पर जब आप मतलब आई एम श्योर यू मस्ट बी वॉचिंग फिल्म्स ऑल्सो, तो आप जब इंडियन फिल्में अभी जो देख रहे तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, साथ ही वर्ल्ड सिनेमा और में भी हॉलीवुड में आपका क्या इंप्रेशन है कि कैसे फिल्में चल रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले फिल्में लोकल हुआ करती थी। इंडियंस मेड फिल्म्स फॉर इंडियंस, अमेरिकंस मेड फिल्म्स फॉर अमेरिकंस। बाय चांस उनका डिस्ट्रीब्यूशन था तो दे गो अराउंड द वर्ल्ड, बट इटालियंस मेड फिल्म्स फॉर इटालियंस, फ्रेंच फॉर फ्रेंच। तो फिल्म यूज्ड टू बी लोकल। अब टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। टेक्नोलॉजी के जरिए सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू हो गई हैं और इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे डबिंग भी होती है, सबटाइटल भी होते हैं। तो आपके सिटिंग रूम में दुनिया भर की फिल्में उपलब्ध हैं फॉर द टच ऑफ अ रिमोट बटन। यू मीन टू से दैट कि अभी की फिल्में ग्लोबल होने लगी हैं? अभी की फिल्में ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल। अभी films have not remained local anymore. Right. Today we're seeing Korean films, we're seeing Turkish films, we're seeing films from Sweden, we're seeing films from Italy. क्योंकि डब करके सबटाइटल करके हमारे सिटिंग रूम में पहुंच जाती हैं। तो the biggest change that technology has made and OTT services have made, technology and the OTT services have given us the biggest revolution in film since the coming of television. Okay. The whole medium of distribution has changed completely. Going to the cinema is no longer a necessity. It is now an option. Yeah. Bollywood films are no longer competing with other Bollywood films. They're competing with films in the South. Yeah. They're competing with American films that are dubbed. They're competing with international television series. तो लोगों की चॉइस बहुत बढ़ गई है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस हैज चेंज्ड। आप जब बाहर थे, आपकी फैमिली यहीं थी, आपके बच्चे यहीं थे, आप कैसे देख रहे थे उनको? मतलब आप तो वहाँ काम करने चले, बच्चे भी अपना धीरे धीरे बढ़ रहे थे या जो भी हो, उनको कैसे संभाला आपने? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। मेरी पहली मैरिज जी प्रतिमा बेदी जी के साथ जी थी, मैं उनको जानती हूँ, जिन्होंने नृत्यग्राम फाउंड किया, जो जी 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 बहुत। देश की मानी ओडिसी बिल्कुल डांसर थी। बिल्कुल, मैं उनसे मिली, मैंने इंटरव्यू भी किया उनका। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और उनका प्रतिमा- दुर्भाग्यवश उनका वो चट्टान का कुछ जी, हुआ जी, था। जी, जी जी। प्रतिमा के साथ मेरे 2 बच्चे थे, एक पूजा को भी जानती हूँ, उसका और भी किया। सिद्धार्थ। और इवन आफ्टर द डिवोर्स प्रतिमा और मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि चाहे मैंने 4 शादियाँ की हैं, लेकिन विद माई फर्स्ट 3 वाइफ्स आई हैड वेरी गुड रिलेशनशिप्स, एक्स वाइफ्स। बच्चों को मैं हर वेकेशन में अमेरिका बुलाता था, हर वेकेशन में, कभी एक साल में 1 बार, कभी साल में 2 बार। तो जितने भी उनके समर वेकेशन थे और कभी कभी विंटर एंड क्रिसमस वेकेशन उन्होंने मेरे साथ गुजारे, क्योंकि अदरवाइज स्कूल की वजह से वो आ नहीं सकते थे। बीच में मैं भी इंडिया आता था रेगुलरली, तो यहाँ आकर उनसे मिलना, खेलना, बातचीत करना, वो सब चलता रहता था।
तो मेरे रिश्ते पूजा और सिद्धार्थ के साथ बहुत अच्छे रहे, बल्कि जब पूजा ने जब पूजा ने अलाया को जन्म दिया तो वो लॉस एंजलिस आई फॉर डिलीवरी, और सिद्धार्थ जो था उसका कॉलेज जो था मैंने पूरा अमेरिका में करवाया। ही वॉज अ ग्रेजुएट ऑफ कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? कार्नेगी मेलन। कार्नेगी मेलन, MELLON। LLON। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, जो कि इन्फोटेक का मतलब मक्का था जी। और 25 साल की उम्र में वो वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। पूरी दुनिया उसकी थी, इंटरनेट एज शुरू हो रहा था और वो सबसे बढ़िया कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। फिर ट्रेजेडी क्या हुई उसके साथ कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। At that young age. At that young age. 25 years। स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। इस एक चैप्टर है मेरी किताब में उस पर, और किस तरह मैंने कई महीनों तक उसका न सिर्फ इलाज करने की कोशिश की, लॉस एंजलिस में मेरे साथ रहता था, लेकिन उसने सुसाइड करने की बात शुरू की और मैंने बहुत कोशिश की उसे डिसुएड करने के लिए, लेकिन अंत में कर ही लिया उसने। ही टुक हिज लाइफ। और इस पे पूरा चैप्टर है कि क्या बीती मुझ पे, क्या हुआ, कैसे मैंने स्ट्रगल किया, क्या रिश्ता था जी। ये एक चैप्टर है मेरी किताब में, पढ़िएगा, आपको मैं सब समझ आ जाएगा। आपकी पोती भी फिल्मों में आ रही है, नहीं? आपकी पोती भी फिल्मों में आ रही है ना? अलाया। हाँ। अलाया। तो क्या कुछ सलाह दिया आपने उसको? किस तरह आपने उसको तैयार किया? क्या कुछ सलाह मैंने दिया? तैयार नहीं किया, वो उसकी खुद का टैलेंट है, और खुद की चाहत है, और उसने अपने आप को तैयार किया। अमेरिका में अपने आप को ट्रेन किया, यहाँ आके बहुत मेहनत की, और उसकी पहली फिल्म जो थी जवानी जानेमन सैफ अली खान के साथ, उसमें उसने फिल्म फेयर अवार्ड जीता फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस। उसकी सेकंड फिल्म जो अभी रिलीज हुई है कार्तिक आर्यन के साथ, फ्रेडी, डिज्नी हॉटस्टार पे, सुपर हिट है ऑन द OTT सर्विस, मोर देन 20 मिलियन व्यूज, मोर देन 20 मिलियन व्यूज। अगली फिल्म उसकी आ रही है अनुराग कश्यप के साथ, और उसके बाद बालाजी के साथ एक फिल्म है। तो 3 पिक्चर। फ्रेडी FREDDY, डिज्नी हॉटस्टार पे, FREDDY। कल उसके इंटरव्यू रखे टी सीरीज के ऑफिस में। अच्छा, कल आपका इंटरव्यू उसके साथ? नहीं, देयर इज अ ग्रुप इंटरव्यू टुमारो, इट्स हैपनिंग। अच्छा, फॉर व्हिच फिल्म? I don't remember the film. Where is the interview? T series office. T series office, okay. She will be giving an interview. Yeah, right. Very good. तो शायद और भी खबर मिलेगी आपको वहाँ। तो ये जो आपने बुक लिखी, इसके लिए आपको समय कैसे मिला? क्या जब आपने बिल्कुल फिल्मों से बहुत कम कर दिया जुड़ाव, तब आप बैठ के लिखने पहले तो लगे? ख्याल कैसे आया कि लिखना है? नहीं, ये किताब मैं 10 साल से लिखना चाह रहा था, बल्कि 12 साल से लिखना चाह रहा था, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और साथ साथ मैं सोचता रहा कि मैं प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प हाँ, मैं योरसेल्फ। लेंगे। हम लेते थोड़ी देर। मैं सोचता रहा कि मैं अपनी कहानी कैसे लिखूं, कैसे स्ट्रक्चर करूं, क्योंकि इतना हुआ मेरी जिंदगी में, 3 कॉन्टिनेंट्स पे, 3 फिल्म इंडस्ट्रीज में, इतने रिश्ते, इतनी शादियां, किसके बारे में लिखूं, कैसे लिखूं? ये बातें मुझे 10 साल तक
चौंकाती रही। फिर जब कोविड शुरू हो गया और कोविड का एपिडेमिक आ गया, तो मैंने कहा ठीक है, फिल्मिंग खत्म हो गई, वॉइस ओवर खत्म हो गए, पब्लिक स्पीकिंग खत्म हो गया, इवेंट्स खत्म हो गए। मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या है कि मुझे मेरा टाइम मिल गया मुझे। और कोविड के दौरान मैंने बैठ के ये किताब लिखी। फिर सोचा कि कैसे लिखूंगा, और इसका बहुत अनयूजुअल स्ट्रक्चर है। आप कोई भी किसी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। अच्छा। किसी ऑर्डर में, हर चैप्टर इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो एंड ईच चैप्टर गोज बैक एंड फोर्थ इन टाइम। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया मैंने। तो वंस आई वाज क्लियर कि कैसे स्टोरी लिखूंगा, नरेट करूंगा, फिर तो एक 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 दरिया की तरह बहता रहा। And I was writing for 8 to 10 hours a day. Every day during COVID, I got up at 5 in the morning. By 6, I would start writing. I would write for 4 hours, break for breakfast, write for 4 hours, break for lunch, write for 2 hours, 3 hours. बाकी सब कुछ जिंदगी में जो भी था, मीटिंग्स, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, टीवी, सब शाम में। फिर उठो 5 बजे। इस तरह 2 साल तक लिखता रहा और किताब कंप्लीट हो गई। कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने सोचा कि लिखूं कि नहीं लिखूं, या आपने छोड़ ही दिया, नहीं मुझे ये बात दुनिया भर को नहीं बतानी है? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम थी कि कहने को बहुत था मेरे लिए, और सब मैं कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं सब कहता तो 1000 पेज की बुक होती। तो क्या छोड़ूं और क्या लिखूं, ये सर्टनली मुझे सोचना पड़ा, क्योंकि हर सेट पे क्या हुआ ये सब मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी किताब हो जाती। तो इन अ सेंस कि जो सीन्स मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट थे, जो रिश्ते, जिन रिश्तों ने मेरी ज़िंदगी बदली, उनके बारे में मैंने विस्तार से लिखा है, इन डिटेल लिखा है। On some things I had to condense because, but I have written my book very honestly. ये दिल की गहराइयों से मैंने लिखी है ये किताब, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी विक्टरीज के बारे में बात नहीं की, मैंने अपनी ट्रेजेडीज के बारे में बात की है, अपनी कमजोरियों को दिखाया है, अपनी गलतियों को माना है। ऐसी ऑटोबायोग्राफी आपको बहुत कम पढ़ने में मिलेगी, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि अगर मैं एक लिस्ट बना के मैंने ये किया, वो किया, ये बड़े काम किए, तो लोग ऊब जाएंगे। We are not interested in a catalogue of achievements. We want to know what is the drama in your life, what is the tragedies in your life, what are the things that you failed at. When you reached rock bottom, how did you rise again? Because मेरी जिंदगी अगर आप ये पढ़ें, एक रोलर कोस्टर की तरह, the height of success and the depths of tragedy and setbacks. किस तरह, how I survived that. This is the story of my book. How I survived success and failure, triumph and tragedy. किस तरह मैंने ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और इटली के रोमांचक उतार चढ़ाव को पार किया, ये किताब है मेरी। एक कंटिन्यूएशन में पूछना चाहूँगी, मैं बताया सॉरी, एक कंटिन्यूएशन में पूछना चाहूँगी, मतलब बहुत सारे एक्टर होते हैं बहुत छुपा के रखते हैं मीडिया से, घर वालों से बहुत, पर आपके लाइफ में आपकी शादी और आपके रिलेशनशिप ना मीडिया से छुपे, ना आपके जो फैमिली में क्लोज है उनसे छुपे। तो ये सोच के पीछे का कबीर बेदी के दिमाग में क्या ख्याल है? असल में मुझे अपनी कहानी कहनी थी, क्योंकि असल में बहुत कम लोग मेरी कहानी जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने इंटरव्यूज में पढ़ी हों या अखबारों में पढ़ी हों या गॉसिप कॉलम से पढ़ी हों। Give me one moment. Give me a moment. Take your time. Take your time. Good seeing you, man. Yeah. I just used to do Yeah.
right here. Right there. Yeah, right here, right here. Just make sure the light is on. It's the light switch is on the outside. So, मुझे असलियत में जानने के लिए आपको मेरी किताब ही पढ़नी होगी। और कई आश्चर्यजनक चीज़ें हैं इसमें जो पढ़ के कहेंगे अच्छा ये हुआ उसकी ज़िंदगी में, ये सहना पड़ा, ये उसकी बैकग्राउंड है। और इसमें जब आप मेरी पेरेंट्स की कहानी पढ़ेंगे तो that alone is worth the price of the book. They're wonderful lives, wonderful people who did amazing things. ये सब लोग नहीं जानते मेरी जिंदगी के बारे में, तो इसलिए मैंने लिखी, क्योंकि अगर मैं अपनी कहानी नहीं लिखता तो कौन लिखेगा मेरी कहानी। और कोई मेरी कहानी नहीं जानता, चीज़ें जानते हैं, एस्पेक्ट्स जानते हैं, कुछ झलके जानते हैं। असली बात इस किताब में उनको मिलेगी। पर आप ओपन कैसे, क्योंकि नॉर्मली लोग छुपाते हैं, आप ओपन कैसे? जब मैं लिख रहा था तो अपने कंप्यूटर के ऊपर मैंने एक साइन लिखा था, डू नॉट अफ्रेड टू बी वल्नरेबल, बी वल्नरेबल, let the chips fall where they may, tell it like it was, tell the truth and tell it like it was. And you will see in my book, when I write about Parveen Babi and my relationship with her, when I talk about her incredible intelligence, sensitivity, as well as mental problems, it's all there. When I talk about incredible success that I had, it's all there. When I talk about the mistakes I made, it's all there. सब कुछ लिखा है। भी जब आपने बताया कि मैं इतने दुखद चीज़ों से गुजरा हूँ जी, और मैंने बुक लिखी, तो आजकल समाज में इतना डिप्रेशन फैल रहा है, लोग बड़ी जल्दी सुसाइड कर लेते हैं, कुछ सोचते नहीं कि माता पिता क्या सोचेंगे, बच्चे कर लेते हैं। तो उनके लिए आप ऐसा कोई क्लास या कोई ऐसा नहीं चलाना चाहते हैं कि मैं कुछ एक राइटिंग कॉलम में ही लिखूं कि बच्चों ऐसा मत करो, सुसाइड कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई मतलब डिप्रेशन से उबारने के लिए आप कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आपने दुख को नज़दीक से मैंने मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना बहुत करीबी से किया है, परवीन बाबी के लाइफ में भी। This one coming? They are recording this interview, so. Okay, we're gonna go need to read it. तो बहुत करीबी से देखा है मैंने इसको, कई एस्पेक्ट्स, और दोनों के बारे में जो मैंने लिखा है उसमें कई नौजवानों को अच्छी समझ आएगी what is the nature of these problems and how they should deal with it. And more importantly, जब मान लीजिए किसी नौजवान को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं, पूरी फैमिली की, क्योंकि फैमिली उसकी देखभाल कर रहा है, साथ साथ लोग बहुत क्रूरता से बात कर सकते हैं, क्रूरली बात कर सकते हैं, अरे उसके घर में कोई पागल हो गया। दिस इज नॉट द राइट थिंग. Not only the patient, the family must be supported. And because the family is the biggest support system for anybody with these problems. So all these things, to young people I say, yes, sometimes you get depressed, sometimes कभी-कभी लगता है कि ज़िंदगी में और कुछ नहीं रहा, लेकिन एक बात मत भूलना, we are living in the most exciting time in history. There have never been more opportunities. आजकल ऐसे choices और professions हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे 30 साल पहले, 20 साल पहले. तो do not allow negativity to enter your mind.
पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिविटी एक जहर है जो आपको अंदर से खाता रहता है और जहर घुलता रहता है आपकी नसों में। तो नेगेटिविटी कई फॉर्म्स लेता है। कभी कभी लोगों की बुराई करना, उनको नीचे दिखाना ताकि आप लगता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या हर चीज़ में नुकसान ढूंढना, हर चीज़ में किसी में की बुराई करना। अरे देखा क्या पहन के आई थी, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और हम ही उन पॉसिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स पे को परमिट करते हैं, उसमें घुस जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है मेरी समझ में कि आपका सबसे बेहतर दोस्त इस दुनिया में पॉजिटिविटी है, और अगर आप पॉजिटिविटी चलें, it's like bringing sunshine into your life. So don't be obsessed by negative thoughts. मेरी मदर भी कहती थी कि हमेशा पॉजिटिव रहो। वो भी 2018 में मेरे पेरेंट्स एक साथ गुजर गए, और मैं एकदम एलोन, लखनऊ में बड़ा घर है, सब कुछ है जी। पर मैंने उनकी बात हमेशा याद रखी कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो। एक सवाल ये भी कि आप मतलब अपने दर्शकों को कुछ क्या कहना चाहेंगे, और दूसरा आपके नज़दीक कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपको बहुत, कभी आप बैठते हैं तो लगता चलो अपनी फिल्म देखें बैठ करके, दूसरों की तो बहुत देख ली। इमोशनली माय फेवरेट फिल्म हैज़ टू बी द सैंडोकान सीरीज, क्योंकि सैंडोकान सीरीज ने मुझे यूरोप में बहुत बड़ा स्टार बनाया, मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी, और मुझे हॉलीवुड जाने का मौका मिला उससे, और यूरोप में भी मेरा बहुत तगड़ा करियर बना रहा फ्रॉम द 1970s, 80s, 90s, 2000 टिल नाउ। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सबकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस किया, इटली में और यूरोप में, और मेरी ज़िंदगी बदली। तो इमोशनली सैंडोकान हैज़ टू रिमेन माय फेवरेट फिल्म। In India, my favorite films, one is खून भरी मांग with Rekha, and अगर मैं सोचूं तो जो मेरी पहली हिट फिल्म थी कच्चे धागे with विनोद खोसला, विनोद खन्ना, directed by राज खोसला, मौसमी चटर्जी, that also was very emotionally close to me. और अमेरिका में एक तो जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी, जिसमें मैंने विलन का रोल किया था, जिसने मुझे फिर से वर्ल्ड वाइड फेम दी, और सबसे महत्वपूर्ण थी सीरीज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, जिसमें मैंने 1 साल का रोल किया ऑपोजिट द हीरोइन ऑफ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, आंटे टाइलो। तो उसने भी मुझे बहुत इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी दी। So these films are ones that remain in my mind. दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि कबीर बेदी आ रहा है वापस, बहुत सारी फिल्में करेगा या वेब सीरीज करेंगे आप, क्योंकि उनको भी इंतज़ार है आपकी कुछ अच्छी फिल्मों को दोबारा देखने का। मैं आज भी फिल्में कर रहा हूँ, इंडिया में, इटली में, अमेरिका में, बल्कि 2022 में, इस गुजरे साल में, मैंने एक हिंदी फिल्म की है, 2 गेस्ट रोल किए हैं वेब सीरीज पे, 2 कन्नड़ा फिल्म की हैं, 1 तेलुगु फिल्म की है, और 1 पंजाबी फिल्म की है, एक साथ में। अभी एक तेलुगु फिल्म रिलीज होगी फरवरी 17 को,
जिसका नाम है शकुंतलम। Samantha Ruth Fox. दैट्स राइट। उसमें भी मेरा रोल है। एंड हिंदी में तो आप मेरी आवाज़ हिंदी में सुनेंगे, लेकिन ओरिजिनल तेलुगु में भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि आई डब माई सेल्फ इन तेलुगु। Wow. जी, तो मैंने एक्टिंग की है इन हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, पंजाबी, इटालियन, न जाने और कितनी कितनी लैंग्वेजेस। तो मेरा करियर हमेशा इंटरनेशनल रहा है, और आप मुझे हमेशा देखते रहेंगे। परसों भी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ एक तीसरी तेलुगु फिल्म करने के लिए। तो मेरा करियर चलता रहेगा, क्योंकि लोग अब भी मुझे रोल्स ऑफर कर रहे हैं, इंडिया में, बाहर भी। तो द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड। हिंदी आपने 2022 में कौन सी की थी? हाँ, फिर कभी हो। हिंदी एक फिल्म थी जहांगीरपुर ट्रायल। जहांगीरपुर ट्रायल। बंगाली एक्ट्रेस थी शताब्दी रॉय, जो और जावेद जाफरी, और ये मुर्शिदाबाद में शूटिंग की थी हमने, बंगाल में। और एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है बर्लिन, उसमें भी मैंने रोल किया था, अतुल सब्बरवाल की फिल्म है विथ राहुल बोस। तो ये सब बातें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। माई टाइम इज़ फुल बिटवीन डूइंग द फिल्म्स, एंड साथ साथ बुक प्रमोशन भी बहुत टाइम लेती है। पहले मैंने पूरी इंग्लिश सर्किट की थी, all the English book festivals, everywhere from the Jaipur Literature Festival to Bangalore to Bhubaneswar to Calcutta to all over the country, Bombay. Now the Hindi book circuit is starting. तो बुक प्रमोशन के लिए भी टाइम लगता है, और साथ साथ इसके अलावा मैं बहुत वॉइस ओवर्स करता हूँ, दी साउंड एंड लाइट शोज like in the Red Fort or Somnath Temple, or the documentaries, like I did a film on the Tatas, commercials, ad films, documentaries. So ये सब between voice overs, commercials, documentaries, book promotion, films, television, India, abroad, मेरे दिन भरे रहते हैं। Plate is full. My plate is full. दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, अपने प्रशंसकों को कुछ कहना चाहेंगे जो आपके फॉलो करते हैं या आपकी फिल्में देखते हैं, उनके लिए? मैं ये कहूँगा कि खास करके नौजवानों को, कि और अगर आप पढ़ें तो मेरी डेडिकेशन किताब में है, नौजवानों के लिए है, कि have the courage to follow your dreams. Have the courage to follow your dreams. But let them because you may not make the most money, but you will have the most satisfaction. And satisfaction and fulfillment is very important in life. अगर आप कोई प्रोफेशन करें सिर्फ पैसे के लिए, दिन भर आप वही कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसों के लिए कर रहे हैं, इसका असर आप पे अच्छा नहीं होगा, चाहे आप ज़्यादा कमाएं भी। इट इज़ बेटर टू फॉलो समथिंग दैट यू आर गुड एट, दैट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू आर एक्साइटेड टू गो टू वर्क, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, एंड यू विल ऑल्सो मेक मनी, बट यू विल फील मच मोर हैप्पी. The happiness is more important than profitability. Sir, आपको मतलब you are the only Indian actor who has reached up to
across world. But बाकी नहीं। Indian actor इतने talented हैं, but they couldn't reach. No, it's not true. इसमें आज egg तो का- नहीं आज है, का- egg है, egg है। एक सेकंड पता कर रहा हूँ मैं। अच्छा है, बहुत अच्छा था। मैंने तुमने बहुत अच्छा My wife says she doubts it, but she doesn't know. But she doubts that there's egg in the cake. तो फिर मैं नहीं लेती हूँ, मैं और कुछ ले लेती हाँ प्लीज, ये लीजिए, हूँ। हाँ लेती ये भी ब्यूटीफुल। मतलब no one could reach up to your stature, or maybe No, today बहुत से इंडियन एक्टर्स ने अच्छे रोल किए हैं अब्रॉड, एंड द मोस्ट prominent and successful example is Priyanka Chopra. Priyanka Chopra has had enormous success internationally. And there are also many actors of Indian origin, like Mindy Kaling and all that in America, and Cal Penn and people like that have had great success. And also, you know, I mean, we've had people like Asiruddin Shah and Anupam Kher and other people that have gone and done roles. They've come and gone. And I stayed there. I was resident there. So I can take credit that I was the first. yes. I can't say I'm the only one because now there are many. But I'm glad I made the road easier for them. Okay. So there were so many James Bond. But I'm still the only Indian actor that acted in a James Bond film. Yeah. But who's your favorite James Bond out of these? There are Sean Connery. Okay. Sean Connery number 1, Daniel Craig number 2. And then Roger Moore because I acted with him. I think both Sean Connery and Daniel Craig brought a certain masculinity to the role, a certain rugged quality, which I think James Bond needs. Because that's what the story is. You never failed to produce anything? You know, I thought about it many times, but it's very hard to produce something when you're moving from country to country all the time. प्रोडक्शन के लिए हर फिल्म के लिए कुछ 3-4 साल का सफ़र होता है between the script and approving everything and getting the funding and making the film, releasing the film, getting the money back. 3-4 साल का सफ़र है. You need to have in one place, you need to have offices, you need to have continuity. I never had that. I was always traveling. So my life has been the life of an international actor, and I never produced. But I came to Bombay to be a director. How and why you will know from this book. Okay. And I worked in advertising for 5 years for Lintas and for Ogilvy and Mather for 5 years in advertising before I became an actor, making ad films for them. So I never became a producer, but I made a lot of short films. आपको बचपन से एक्टर ही होना था? अगर actor नहीं होते तो बिल्कुल क्या- नहीं, बिल्कुल क्या नहीं. होते मैं आप? तो डायरेक्टर बनना चाह रहा था. बचपन से ही? बचपन से नहीं, बचपन से मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगा, लेकिन फैमिली की हालत ऐसी थी कि हालांकि उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी और संस्कृत में दाखिल हुआ, लेकिन उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं थे. तो मुझे कॉलेज फीस भरने के लिए काम करना पड़ा. तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो टेलीविजन के साथ साइड बाय साइड काम शुरू किया. This is which part of the India, sir? Delhi, New Delhi. The first days of television. And the opening chapter of my book is that whole thing. It starts with the exclusive scoop I got, being the only journalist in India who got an interview with the Beatles. And how I got that and what happened as a result of that was up chapter number 1 में. तो how did I start? What was the original question? Like आपको बचपन से एक्टर बनना था? बचपन से एक्टर क्या नहीं. होते हैं? तो मुझे तो बस नौकरी चाहिए थी ताकि मैं अपनी पहले फीस भरूं, और मैं सिर्फ यही जानता था कि मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूं. मैं जानता था कि जो भी मैं करूंगा कुछ क्रिएटिव करूंगा. बचपन से मैंने एक्टिंग की थी,
स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन मैं हमेशा उसे हॉबी समझता था। जब एडवर्टाइजिंग में मैंने काम शुरू किया, मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे बॉस थे एलेक पदमसी, और उन्होंने पहचाना कि ये अच्छा एक्टर है, तो उन्होंने मुझे गिरीश कर्नाड के प्ले तुगलक में तुगलक का किरदार करने को कहा। एंड तुगलक बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले इन बॉम्बे थिएटर हिस्ट्री। उसकी वजह से प्रोड्यूसर मेरी तरफ आए, और फिर मुझे सोचना था, डू आई वांट टू एंटर बॉलीवुड और नॉट, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग करियर बहुत ज़ोरों से चल रहा था। आई वॉन्ट अवार्ड्स इन एडवर्टाइजिंग, बट ऐसे नहीं यार, कुछ क्रिएटिव और करना है, तो उसमें आगे बढ़ते देखते क्या होता है। और आई स्टार्टेड बॉलीवुड एक्टिंग। फिर मुझे, हालांकि मुझे स्क्रीन पे फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं करना पसंद करता हूँ। तो मुझे पता था अगर हीरो बनना है तो करना पड़ेगा या अब्रॉड जाना पड़ेगा। तो जब इटालियंस आए, मैंने कहा ये मौका अच्छा है, बाहर निकलो और अलग दूसरा हट के काम करो। तो दैट्स बेसिकली द ग्राफ माय लाइफ। वेरी नाइस। अभी किस तरह के गाने आपको पसंद आते हैं? कौन से पुराने में सुनते हैं? कुछ पुराने गाने कभी? आई एम अ बिग फैन ऑफ किशोर कुमार. I am a big fan of Kishore, all his songs. But he's such a fabulous singer. And I love Kishore Kumar, and I also love Rafi Saab. But, and of course my friend Jagjit Singh. Jagjit Singh, because he sang these wonderful ghazals, and he was a friend of mine, an emotional favorite of mine. मुझे बहुत दुख हुआ पहले जब उसका लड़का गुजर गया, फिर खुद गुजर गए. I used to use Jagjit Singh to do music for my jingles. When I was in advertising, I would ask him to compose jingles for me. तो दोस्ती वहाँ से शुरू हुई. गोविंद निहरानी used to be my cameraman when I made that film. तो ये बहुत पुराने रिश्ते हैं. आपने पहली कौन सी फिल्म देखी जो आपको अच्छी लगी? मतलब फर्स्ट फिल्म आपकी कौन सी थी जो आपने थिएटर में देखी? जो मैंने, there was a film called इंसानियत with दिलीप कुमार. हाँ. And that had a big influence on me. And that had a big influence. And then later, although the film was made earlier, later I saw Mother India, which also had a big influence on me. माइल ऑफ स्टोन, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का माइल ऑफ स्टोन माना जाता है मदर इंडिया. मदर इंडिया, एब्सोल्युटली. पोस्टर लगा है मैंने. पोस्टर, हाँ, पोस्टर इधर है. गुलाम भी बहुत अच्छी फिल्म थी. वहीदा और उनकी साहब बीबी और गुलाम भी बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी. अब जब काम नहीं करते तो किस तरह से? Let me dedicate my thing. My other people have come to me.